नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी की ईडी किसी शख्स को घेरने के लिए चार चार राज्यों में खाक छान ले। चार चार राज्यों में एक साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करे और सामने वाली पार्टी में उसी शख्स को अमित शाह के सामने बिल्कुल फ्रंट पर खड़ा करने की प्लानिंग करे। ये भाजपा के लिए तो हजम होने वाली बात नहीं हो सकती है। लेकिन अब हजम हो या ना हो, बिहार में कुछ ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और ये स्क्रिप्ट फिर से एक बार लिखने वाले शख्स हैं लालू यादव। वही लालू यादव जिनका अब तक कोई तोड़ निकाल नहीं पाई है भाजपा। वही लालू यादव जिनकी वजह से नीतीश कुमार को ये मौका मिलता रहा है कि वो भाजपा को अपने हिसाब से उसकी चूड़ी कस सकें, उसको चला सकें, उसको आगे पीछे हिला सकें, उसको बैकफुट पर ढकेल सकें। वही लालू यादव। मैं सीधे चर्चा पर आता हूं खबर के। दरअसल जगदानंद सिंह जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पिछले काफी वक्त से सक्रिय नहीं नजर आ रहे हैं। तमाम बिहार के पत्रकारों की अगर माने तो जगदानंद सिंह थोड़े नाराज भी हैं, लेकिन नाराजगी हो न हो, जगदानंद सिंह की उम्र, सेहत, इन सबको देखते हुए मैं नाराजगी की बात को अगर खारिज भी कर दूं तो वो अब एक्टिव नजर नहीं आ रहे। और जब चुनावी घमासान हो उसके हिसाब से देखा जाए तो उम्र और सेहत उनकी अब साथ नहीं देती नजर आ रही है। तो राजद को एक प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है। अब एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत, दूसरी तरफ 18 जनवरी की तारीख। यही वो तारीख है जिसने बिहार की सियासत में खलबली मचा रखी है। यही वो तारीख है जिसने तमाम पत्रकारों के लिए व्यू जुटाने का एक साधन मुहैया करवा रखा है। यही वो तारीख है जिसको लेकर के अटकलों का बाजार अब भी गर्म है कि 18 तारीख को जो बिहार में संभावित खेला है उस पर मुहर लग जाएगी। क्योंकि 18 जनवरी को राजद सुप्रीमो लालू यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में कॉल की है, बुलाई है। लेकिन जो अटकलें हैं 18 जनवरी को लेकर के, मैं निजी तौर पर, हो कुछ भी लेकिन निजी तौर पर उन अटकलों से खुद को संबद्ध नहीं करता हूं, उन अटकलों को खारिज करता हूं। किसी तरह के खेला की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है जब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 4 लोगों की मौजूदगी है। पत्रकार भी कह रहे हैं, रणनीतिकार भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं, सहयोगी भी मतलब ढके छुपे कह रहे हैं और विपक्षी भी कह रहे हैं कि दिल्ली से लखनऊ तक नीतीश कुमार न किसी से अकेले मिल सकते हैं, न किसी से अकेले बतिया सकते हैं। न बात न मुलाकात। कोई मिलेगा, कोई बतियाएगा तो वहां पर इन चारों में से कोई एक मौजूद रहेगा। ऐसे में नीतीश के खेला की गुंजाइश खत्म है, कोई गुंजाइश नहीं। फिर 18 जनवरी की तारीख में होना क्या है, अब वो बातें कुछ कुछ सामने आ रही हैं। देखना होगा कि क्या ये सच होंगी। जो ताजा खबर आ रही है और कई विश्वसनीय पत्रकारों से भी मिल रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रही है, वो ये है कि 18 जनवरी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगदानंद सिंह आधिकारिक रूप से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ सकते हैं, ऑफिशियली छोड़ सकते हैं। अब ऑफिशियली छोड़ेंगे तो चुनावी समय है, चुनावी साल है, तो तत्काल उस पर कोई न कोई विराजमान होना चाहिए। और उस कुर्सी पर जो अगला नाम हो सकता है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है राजद के भीतर, वो नाम है आलोक मेहता का। वही आलोक मेहता जिनके 19 ठिकानों पर कोलकाता, बिहार, बिहार में जो है पटना से लेकर के और कई अन्य शहरों में, उसके अलावा दिल्ली में, उसके अलावा वाराणसी में, इन सब जगहों पर 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई। 19 ठिकानों पर जिस आलोक मेहता के यहाँ ईडी ने छापेमारी की, उसी आलोक मेहता के हाथ में राजद की कमान देने की तैयारी है। यानी शाह के सामने विधानसभा चुनाव में शाह ही चुनाव लड़ते हैं, वही चाणक्य हैं भाई। हारने के बाद तो भले कार्यकर्ता पे ठीकरा फोड़ दिया जाए, उस शाह का मुकाबला करने के लिए राजद ने अपने रथ पर बागडोर थमाने की तैयारी की है आलोक मेहता की, जो अभी खबरें आ रही हैं। मैं पुष्ट नहीं कर रहा हूं इसको कि आलोक मेहता ही हो। अब आलोक मेहता को बनाने की वजह क्या क्या हो सकती है, यह भी समझना जरूरी है।
एक तो आलोक मेहता का जो जातीय समीकरण है, आलोक मेहता नीतीश कुमार के पास जो उनका अपने जाति का वोट है, जिसे लवकुश समीकरण, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा का एक जो है, बाकी तो हार्डकोर कोई उनका समर्थक वोटर है नहीं, काडर वैसा है नहीं। वो जब तक है तब तक है। नीतीश कुमार के बाद वो वोट बैंक बिखर जाने वाला है। लेकिन जो नीतीश कुमार के साथ जातीय समीकरण की वजह से निजी रूप से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आलोक मेहता की पैठ है, क्योंकि उसी कोयरी समुदाय से, जाति से वो आते हैं। उनके पिता तुलसीदास मेहता बड़े नेता रहे हैं बिहार के। वो जिस बैंक के स्कैम की बात हो रही है, वैशाली शहरी कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक की स्थापना ही तुलसीदास मेहता ने की थी। लालू यादव के करीब थे, राबड़ी देवी के ताजपोशी के वक्त उनकी बड़ी भूमिका थी। तो आलोक मेहता हर तरीके से परिपक्व हैं। आलोक मेहता राजद के संस्थापक सदस्यों में से हैं। अब एक अध्यक्ष के लिए क्या-क्या जरूरी चीजें होती हैं वो समझना है। उसका सांगठनिक अनुभव कितना है, विधायी अनुभव कितना है। सांगठनिक और विधायी अनुभव जब दोनों मिलते हैं तो बेहतर कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो सांगठनिक अनुभव की अगर पहले बात करें, क्योंकि अब संगठन की कमान देने की बात हो रही है, प्रधान महासचिव राजद के रह चुके हैं। प्रधान महासचिव बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। आप समझ लीजिए कि अध्यक्ष के बाद प्रधान महासचिव ही माना जाता है। तो प्रधान महासचिव रहे हुए हैं। अब विधायी अनुभव की बात करें तो विधायी अनुभव में सांसद रहे हैं, विधायक रहे हुए हैं। मंत्री के रूप में बात करें तो शिक्षा मंत्री, जब चंद्रशेखर को हटाया, राजद कोटे के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को हटाया नीतीश कुमार ने, तो वो जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय भी आलोक मेहता को सौंपा। भूमि एवं राजस्व, ये मंत्रालय भी आलोक मेहता के पास रहा है। तो विधायी अनुभव भी, सांगठनिक अनुभव भी है। इसके अलावा अब और यूएसपी देखना होगा अगर इनके हाथ में, तो ये शाह के सामने अगर सेनापति बनेंगे तो और क्या खूबी हो सकती है। नीतीश कहा जाता है, जो जेडीयू के भीतर लोग हैं या जो बिहार पटना की राजनीति को कवर करते हैं, कि हर पार्टी में कुछ मतलब कुछ इधर के प्रो लोग होते हैं, कुछ उधर के प्रो लोग होते हैं। जैसे जेडीयू में कहते हैं कि प्रो राजद और प्रो बीजेपी, ये दो कैंप शुरू से रहे हैं। अब प्रो बीजेपी वाला कैंप, प्रो बीजेपी कैंप भारी हो गया है और उसने नीतीश को कैप्चर कर लिया है, यही कहा जा रहा है। वो प्रो बीजेपी कैंप में चाहे ललन सिंह हो, हालांकि ललन सिंह थे नहीं, अब हो गए, कुर्सी जो न करवाए। ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी भी कुछ कुछ हैं। पक्का नहीं रहता, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन चार का नाम होता है, विजय चौधरी भी वहीं गिने जा रहे हैं। अब इधर गिना जाए तो ब्रजेंद्र यादव हैं, तो ब्रजेंद्र यादव जैसे लोग प्रो राजद हैं। ऐसे ही राजद में कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि आलोक मेहता प्रो नीतीश है। प्रो नीतीश मतलब ये नहीं कि राजद को तोड़ देंगे, मतलब वो नीतीश के साथ उनके थोड़े सॉफ्ट समीकरण हैं। तो ऐसे में अभी तो नहीं, लेकिन क्योंकि नीतीश अब कोई खेल करने की स्थिति में नहीं है, मैं इस बात को 10 बार रिपीट करता हूं। भले हो जाएगा, लेकिन मैं होने तक नहीं अब मानने को तैयार हूं। तो चुनाव के बाद जब बीजेपी एक बड़ी स्क्रिप्ट लेके चल रही है, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही है कि वो 110 105 के आसपास पहुंचे और नीतीश का सिंधेकरण कर दे, एकनाथ सिंधेकरण कर दे, एकनाथ सिंधे बना दे, उनको सरकार बनाए। जो कुछ मान लिया, आते भी नीतीश की पार्टी में कम विधायक होंगे, जब कम विधायक होंगे तो तोड़ना आसान होता है, स्प्लिट जो स्प्लिट में कानूनी अड़चन कम आते हैं। तो वो स्प्लिट के जरिए जो है अपना सीएम बना के सपना पूरा कर पाए। वो जो सपना बता रहे थे विजय सिन्हा, अटल जी का सपना, वो सपना पूरा कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जब नीतीश को एकनाथ शिंदे बनाने की तरफ बढ़ेगी भाजपा, उस समय भी आलोक मेहता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। आलोक मेहता और नीतीश कुमार के अगर जो आपसी तालमेल है, सामंजस्य है, अगर उसमें सच है तो कंफर्टेबली दोनों बातचीत कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैं फिर भी एक बात ऐड करूंगा कि जब नीतीश और लालू इन दोनों की बातचीत होती है तो फिर आलोक मेहता या और किसी की भूमिका बहुत छोटी हो जाती है, बहुत छोटी हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं, 2 नेता हैं, उनके बीच दोस्ती और बातचीत में जब नीचे के नेता के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है,
तो वो फॉर्मेट बनाने में, वो ड्राफ्टिंग में, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में, या जो भी कहते हैं कि जिसको फॉर्मेलिटीज कहते हैं, वो फॉर्मेलिटीज में अड़चन नहीं पैदा होती। वो पीठ पीछे जो है कुछ खुराफात, कुछ खुरचने की कोशिश नहीं करता, बस इतनी सहूलियत होती है। तो आलोक मेहता के लिए भी रास्ता थोड़ा-सा मतलब ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके लिए बन रहा है। अब हालाँकि कौन बनेगा ये नहीं कहा जा सकता है, कुमार सर्वजीत के नाम की भी कुछ वक़्त पहले चर्चा थी। लेकिन अगर आलोक मेहता को बनाया जाता है तो एक मैसेज और साथ-साथ लालू यादव देंगे, आरजेडी देगी, कि ईडी से, मोदी के ईडी से डरने वाले हम नहीं हैं। क्योंकि ईडी को लेकर के जो परसेप्शन बन चुका है अब लोगों के मन में, वो अब साफ बन चुका है कि ये ईडी अगर किसी पर छापेमारी करती है, इसका मतलब है उस शख्स में इतना मादा है, इतना दमखम है कि वो कहीं न कहीं मोदी, शाह और बीजेपी के एजेंडे को डेंट कर सकता है। बीजेपी को कहीं न कहीं तो उससे डर है। और बड़ा सवाल ये है, जब आज आलोक मेहता के नाम की चर्चा शुरू हो गई, तो बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इसी वजह से आलोक मेहता को टारगेट किया गया, छापेमारी की गई? उसके 2 एक साथ, एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश हुई कि एक तो आलोक मेहता पर छापेमारी करके जो नीतीश का की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो अविश्वसनीयता है, मौन के बीच खेल-कूद करने की कोशिश है, उसको आरजेडी की तरफ से रोक दिया जाए। आरजेडी पे लालू परिवार के, नीतीश के करीबी लालू परिवार के, लालू के, तेजस्वी के करीबी नेता पर छापेमारी करके उसको ग्रिल करेंगे, तो राजद को थोड़ा-सा शिकंजे में कसने में आसानी होगी। पहला तो ये, और दूसरा, क्या आलोक मेहता के हाथ में राजद की कमान आने से बीजेपी की संभावनाओं पर असर होने की आशंका थी? क्या भाजपा को ये भनक हो गई थी कि आलोक मेहता के हाथ में कमान आ सकती है बिहार राजद की, और इसलिए कि वो नाम कट जाए ऐन वक्त पर ईडी का एक्शन, कि ये खो जाए कि ईडी का एक्शन, भ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट के हाथ में कमान देने से पीछे हट जाए राजद। क्या संभावनाओं पर असर पड़ने की आशंका थी? ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो माई समीकरण, जिस माई समीकरण पर राजद का बेस खड़ा है, जो नींव में है राजद की, मुस्लिम यादव समीकरण, उस माई के साथ बाप जोड़ा था तेजस्वी यादव। वो जो है अनुसूचित जाति सबको, मतलब गरीब को, अगड़े को, सबको जोड़ने की कोशिश थी बाप के जरिए। लेकिन वो बाप माई से बाप तक का सफर पूरा नहीं हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव। मुस्लिम और यादव वो तो कंसोलिडेट रहे, एक साथ रहे, नजर आए राजद की, क्योंकि राजद और कांग्रेस थी तो डिवीजन होने की गुंजाइश कम थी। लेकिन अन्य पिछड़ी जातियां वो उस कदर वैसे जुड़ नहीं पाई। तो क्या ये जो नीतीश के वोट बैंक को बीजेपी मान रही है, फॉर ग्रांटेड मान रही है कि नीतीश कमजोर होंगे और वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा भाजपा की तरफ, या जिन सीटों पर नीतीश के प्रत्याशी नहीं है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, वहां पर वो नीतीश का वोट बैंक उनके पक्ष में मतदान करेगा या नहीं करेगा? इन आशंकाओं के बीच क्या आलोक मेहता खटकने लगे थे कि उस माई से बाप के समीकरण तक पहुंचने में, उस सफर में आलोक मेहता एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकते हैं। इसीलिए कुमार सर्वजीत का नाम भी मैंने लिया, वो भी बहुत इसमें जो है महत्वपूर्ण हो सकते थे। उनके जरिए भी ये सफर पूरा करने के में थोड़ी मदद मिल सकती थी। ये नहीं है कि कोई एक नेता आएगा और चमत्कार कर देगा, लेकिन मदद मिल सकती थी। क्योंकि मुस्लिम यादव के अलावा अन्य जातियों के बीच ये कॉन्फिडेंस है प्रदेश अध्यक्ष के जरिए जाना कि हाँ, हमारा जो है हमारी जाति के आदमी के हाथ में लालू यादव ने राजद की कमान सौंप रखी है बिहार में। ये संदेश जाना। जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार नरेश उत्तम को अखिलेश यादव ने कमान दिए रखी, लगातार बड़े लंबे वक्त तक, जबकि कुर्मी वोट बैंक भाजपा के साथ रहा। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, नरेश उत्तम का चेहरा, भले ही फैसले अखिलेश यादव लेते थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया कुर्मी मतदाताओं में, जो यादव मतदाताओं के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं थे, वो कभी टाई अप पहले नजर नहीं आया था, वो नजर आया 2024 के चुनाव में। कुर्मी मतदाता
समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो गए। यादव कुर्मी एक अलायंस नजर आने लगा और उसके बाद फिर यादव और कुर्मी दोनों के अलावा एक पाल जो है जाति से आने वाले नेता को उन्होंने प्रदेश की कमान सौंपी और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में वो भी कानपुर से लेकर के और फतेहपुर और ये पूरी पट्टी जहां पर पाल मतदाता है प्रयागराज तक उन पर भी असर पड़ा। पाल मतदाता भी जुड़े। तो वो पीडीए का अपना जो फॉर्मूला था उसको धरातल पर उतार पाए अखिलेश यादव। तो क्या ऐसे ही आलोक मेहता के जरिए ये होते हुए कुछ देख रही थी या कुछ उससे डर था भाजपा को, इसलिए निशाना बनाया? खैर ये सब बातें चुनाव में सामने आ जाती हैं, लेकिन चुनाव में भी अब सामने बहुत कम ही चीज आ पाती हैं जब से मशीन है और राजीव कुमार जैसे लोग चुनाव करवाने का पूरा जिम्मेदारी अपने हाथ में कमाल संभाल के बैठे हैं। हालांकि बिहार के चुनाव तक तो राजीव कुमार नहीं होंगे, लेकिन राजीव कुमार नहीं भी होंगे तो प्रतीकात्मक रूप से राजीव कुमार की जगह पर कोई और बैठा होगा। अब राजीव कुमार एक नाम नहीं, एक विचार बन चुके हैं। कई बार हमेशा अच्छे गुणों से लोग कहते हैं कि ये नाम नहीं विचार बन गए, लेकिन राजीव कुमार ने चुनाव आयोग को लेकर के इतनी आशंकाएं पैदा कर दी देश के मतदाताओं में कि अब राजीव कुमार भी एक नाम नहीं विचार हो गए हैं। संदेह का विचार, अविश्वास का विचार। तो क्या करेगा आयोग, क्या करेंगी मशीनें, वो बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना, अगर 18 तारीख की बैठक में आलोक मेहता के नाम पर मुहर लगती है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं राजद के, तो इतना तय मान लीजिए कि ये सीधे-सीधे लालू यादव की चुनौती है कि मोदी की ईडी जिसे घेरेगी, लालू यादव उसी को शाह के सामने खड़ा कर देंगे। इजाजत दीजिए मुझे, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।